वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 नवंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल यमुना नदी में जो अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है उसके बारे में है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो वाटर सप्लाई है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि यमुना रिवर में जो अमोनिया का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि एक सीमित अमोनिया की मात्रा को ही ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद अगर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे ट्रीट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रीटमेंट मैकेनिज्म अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं। ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसमें फ्रेश वाटर को मिक्स करके डाइल्यूट कर देते हैं। अगर अमोनिया की मात्रा आवश्यकता से अधिक पानी में है तो ये डाइल्यूशन वर्क नहीं करेगा, इसीलिए ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ता है कुछ समय के लिए, जब तक कि वापस से अमोनिया की मात्रा नॉर्मल ना हो जाए। देखिए, अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है जो इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज या अदर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। वैसे ये नेचुरली भी हमें मिल जाती है एनवायरमेंट में। जब ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, सड़ता गलता है, तो उससे भी अमोनिया निकलता है। कई बार ये ग्राउंड और सरफेस वाटर में मिक्स हो जाता है जब इंडस्ट्रीज इसे रिलीज कर देते हैं वेरियस वेस्ट के तौर पर। कई बार ये सीवेज वाटर के साथ मिलकर या एग्रीकल्चरल रन ऑफ के साथ, जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में चूंकि होता है, तो खेतों में जब पानी भरता है तो फर्टिलाइजर को लेकर वो नदियों में आ जाता है। तो इससे नदियों के पानी में जो अमोनिया की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, जो हमारा फ्लोरा फौना है या एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। एक लिमिट तक तो अमोनिया की मात्रा ठीक है। जो एक्सेप्टेबल लिमिट है अमोनिया की, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो है 0.5 ppm, यानी कि पार्ट पर मिलियन। अगर इतनी मात्रा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा है ड्रिंकिंग वाटर में अमोनिया की, मतलब ये हानिकारक है। इफेक्ट की अगर हम बात करें, अगर 1 ppm से ज़्यादा पानी में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है तो ये फिशेस के लिए, यानी कि मछलियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। मछलियाँ इसके बाद मरने लग जाती हैं। ह्यूमंस की बात करें तो अगर ऐसा पानी जिसमें 0.5 ppm से ज़्यादा अमोनिया हो उसे हम पी लें, या 1 ppm या उससे ज़्यादा, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब अमोनिया हमारे पानी में, पीने के पानी में ना जाए, या फिर जो एक्वेटिक वाटर है उसमें ना जाए, एक्वेटिक एनिमल्स भी सेफ रहें, उसके लिए हम जो अमोनिया पोल्यूटेड वाटर है उसमें फ्रेश वाटर मिक्स करते हैं। दैट इज़ द मैकेनिज्म जो अभी तक इस्तेमाल होता रहा है। कुछ और भी काम किए जा सकते हैं, जैसे कि जो हार्मफुल वेस्ट की डंपिंग के खिलाफ में गाइडलाइंस हैं, नदियों में जो पानी छोड़ा जाता है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाया जाए। हम इस बात को श्योर करें कि जो भी पानी सीवेज में जा रहा है, सीवेज के थ्रू नदियों में जा रहा है, वो अनट्रीटेड ना हो। एक होता है कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल मिनिमम फ्लो का, जिसे आप इकोलॉजिकल फ्लो भी कहते हैं, वो भी मेंटेन रहना चाहिए। अभी इकोलॉजिकल फ्लो होता क्या है एक्चुअली में, लेट मी टेल यू। देखिए, जब भी कोई नदी कहीं से ओरिजिनेट होती है तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी लेकर उस जगह तक जाती है जहाँ पे वो अपना पानी डिस्चार्ज करती है। सपोज करिए किसी समंदर में, किसी सी में वो अपना पानी डिस्चार्ज करती है, तो इस पूरे चैनल के दौरान उसके पास एक मिनिमम वाटर होना चाहिए ताकि वो अपना फ्लो मेंटेन कर सके, इस जगह से इस नदी तक आ सके। लेकिन चूंकि हम डैम्स बनाकर पानी को रोक लेते हैं तो ये जो मिनिमम फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन है वो उस पानी में बढ़ने लगता है और नुकसानदेह हो जाता है। तो हमें इस मिनिमम फ्लो को, जिसे आप इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं, इसे भी मेंटेन करना होगा अगर हम चाहते हैं कि नदियों का पानी सुरक्षित रहे। तो अब यहाँ पर यमुना रिवर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। हम लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट तो ये ऑब्वियसली है, ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। लार्जेस्ट की हम बात कर रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कैरी करता है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट घाघरा है, उसके बाद यमुना का नंबर आता है। बाकी है ये लॉन्गेस्ट, गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यही है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली से होकर गुजरती है। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि लखवार व्यासी डैम उत्तराखंड में और ताजेवाला बराज डैम हरियाणा में।
ट्रिब्यूटरीज कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है, चंबल सिंध बेतवा कीन, चंबल सिंध बेतवा कीन, ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। अगला आर्टिकल एक पायलट स्कीम के बारे में है जिसमें राइस के फोर्टिफिकेशन के लिए काम किया जाएगा। पायलट स्कीम मतलब लोकल लेवल पे कम एरिया में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि ये स्कीम एक्चुअली में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी ये बोला कि 15 राज्यों में इसे पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होगा, जो इसके बाद हमें राइस मिलेगा, उसे हम पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये देखिए 15 के 15 राज्यों में अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो काहे का पायलट प्रोजेक्ट रह गया। एक्चुअली में 15 राज्यों में एक एक जिला, एक एक डिस्ट्रिक्ट चुना जाएगा जहां पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब देखिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस में होता क्या है, राइस जो है, जो चावल है, उसे सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला क्रॉप है ये फूड ग्रेन्स के तौर पे, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती। इसकी वजह से कई बार कई सारे लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इसे हिडन हंगर कहा जाता है, मतलब आपका पेट तो भर जा रहा है लेकिन जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कई सारे लोग माल न्यूट्रिशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, स्पेसिफिकली बच्चे। और जब माल न्यूट्रिशन की वजह से या हिडन हंगर की वजह से किसी बच्चे की जान चली जाती है तो उसे हिडन डेथ कहा जाता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। कई तरीके की और भी समस्याएं होती हैं अगर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आए, जैसे कि एनीमिया या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो पीडीएस में हम इस फोर्टिफिकेशन वाले राइस को डिस्ट्रीब्यूट करके इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का होगा। 2019-20 से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। 15 स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है। इनफैक्ट 5 स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन्होंने तो ऑलरेडी फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। अब बात यह है कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, या राइस के फोर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये करते कैसे हैं। सबसे पहले तो फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी फूड ग्रेन में न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, इन सभी चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया जाता है। अब इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ फोर्टिफिकेशन चैम्बर्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल को बिल्कुल आटे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे पीस दिया जाएगा। आटे में उसको पीस देने के बाद फिर उसमें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस हैं उनको मिला दिया जाएगा और वापस से उसे सॉलिड फॉर्म में चावल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से हम चावल को लंबा, मोटा, छोटा कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं। उसके बाद जो वो चावल जाएगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसे एड्रेस कर पाएगा। कीमत में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, 5 से 7%, 10% की कीमत बढ़ती है ये पूरी प्रोसेसिंग करने में, लेकिन फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर सरकार पीडीएस में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो जो गरीब लोग हैं उन्हें ये चावल ईजिली मिल जाएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में इंडिया का जो पीएमआई है वो 56.8 से बढ़कर 58.9 चला गया अक्टूबर 2020 में। इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है? देखिए हर इंडस्ट्री में, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो, वो जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, वो कुछ रॉ मटेरियल या रॉ सर्विसेज परचेज करती है। चूंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में कई सारे मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर को मैनेज कर रहे होते हैं, तो कई सारी कंपनीज में या मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इन सर्विसेज को या रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए एक मैनेजर वो लोग रखते हैं, हायर करके रखते हैं, जो ये सारा कामकाज देखता है। मतलब उसे पता होता है कि जो परचेजिंग की जा रही है वो बढ़ गई है कि घट गई है। तो एक प्रकार का ये परसेप्शन इंडेक्स है। परसेप्शन इंडेक्स का मतलब ये है कि हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो मार्केट है उसमें परचेजिंग बढ़ रही है या फिर घट रही है। और इसके लिए जो सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मैनेजर्स होते हैं उनको सर्वे में इंक्लूड किया जाता है, उनसे पूछ लिया जाता है, आप बताइए, आप तो ये सब देख रहे हैं, क्या चल रहा है, परचेजिंग बढ़ी है अथवा घटी है। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक प्रकार का इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है। इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, बाद में इसे मर्ज कर दिया जाता है।
पीएमआई में एक्चुअली में मार्केट की कंडीशन को जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं, जो खरीदते हैं सर्विसेज को, उनको ध्यान में रखकर या उनको सर्वे में इंक्लूड करके इवेल्युएट करने का प्रयास किया जाता है कि जो परचेजिंग है वो एक्सपेंड कर रही है, न्यूट्रल हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। एक्सपेंड करने का मतलब परचेजिंग बढ़ी है, न्यूट्रल मतलब जैसे थी वैसे है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ रही है या कम हो रही है। इसका डेटा 0 to 100 में इवेल्युएट किया जाता है। 50% मतलब न्यूट्रल, 50% से कम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा यानी कि बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि बढ़ा है, मतलब कि जो परचेजिंग है वो बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजर्स इंडेक्स। पीएमआई जो है वो यूजुअली हर महीने की शुरुआत में रिलीज किया जाता है, यूजुअली रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। आईएचएस मार्केट ये एक ब्रिटिश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है जो 40 इकोनॉमीज में दुनिया भर में ये सर्वे करते हैं। इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स और सोल्यूशन के फील्ड में इनका काम चलता है, वो इसे इवैल्यूएट करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल हाल ही में कंडक्ट किए गए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने जिसे अभी एक इनॉग्रेट किया गया गंगा उत्सव 2020 उसके बारे में है। 3 दिन का ये फेस्टिवल था। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया गया। कई तरीके के मिस्टिकल कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए, स्टोरी टेलिंग, फोकलोर्स, डायलॉग्स वगैरह किए गए, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को भी डिस्प्ले किया गया, म्यूजिक परफॉर्मेंस भी हुआ। पूरा जो उद्देश्य था ओवरऑल वो ये था कि हम लोगों को गंगा की सिग्निफिकेंस के बारे में बता सकें और उसके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए वर्क कर सकें। इन बिटवीन गंगा टास्क फोर्स ने एक अफॉरेस्टेशन ड्राइव भी स्टार्ट किया, एनसीसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होते हैं उनकी मदद से, और एक एजुकेशन टूर भी वगैरह भी कंडक्ट करवाया गया, सिग्निफिकेंस बताई गई, पेड़ वगैरह लगाए गए। मिनी गंगा क्वेस्ट को डिजाइन किया गया था यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए कि इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, गंगा को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो पैरा मैक्रोबियोटस के बारे में है, पैरा मैक्रोबियोटस के बारे में है। देखिए हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में फंक्शन करते हैं, उन्होंने एक छोटे से टार्डिग्रेड के ऊपर बहुत इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि इतने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाद भी, लगभग 1 घंटे तक रेडिएशन उसके ऊपर डाला गया, उसके बाद भी वो बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर गया और रेडिएशन उसके ऊपर पड़ने पर वो अंधेरे में चमकने लगा, ग्लो करने लगा। ये देखिए पैरा मैक्रोबियोटस एक जीनस है जिसमें कई तरीके के जीव आते हैं। एक्चुअली में ये एक प्रकार का प्रोटीन भी होता है जो फ्लोरोसेंट होता है। जिस भी एनिमल में ये प्रोटीन होता है उसकी स्किन चमकती है और इसी बेसिस पे इसे एक जीनस, एक कैटेगराइजेशन में डाल दिया गया है। पैरा मैक्रोबियोटस बीएलआर स्ट्रेन ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव फ्लोरोसेंट शील्ड होता है। शील्ड मतलब कवच होता है जो चमकता है। ये कई जिन जीवों में ये पाया जाता है, ये शील्ड जिन जीवों में पाया जाता है वो उन्हें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ये कोट यूजुअली चमकदार होता है, फ्लोरोसेंट होता है। ऐसा देखा गया है कि जिन जीवों में ये फ्लोरोसेंट फॉर्म में पाया जाता है, चमकदार रूप में पाया जाता है, वो ज्यादा रेडिएशन बियर कर सकते हैं कंपैरिजन टू उनमें जिनमें ये जो कोट है या इस जीनस के भी हैं लेकिन फ्लोरोसेंट फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो वो इतना ज्यादा रेडिएशन बियर नहीं कर पाते। टीम जो है वो पैरा मैक्रोबियोटस जो है उसके बारे में ये बताते हैं कि जो फ्लोरोसेंस मैकेनिज्म है वो उनको मदद करता है हाई यूवी रेडिएशन को, उन जो हाई यूवी रेडिएशन है उससे उन जीवों को बचा लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस टार्डिग्रेड के बारे में। चूंकि जो पैरा मैक्रोबियोटस जीनस है ये इससे बिलोंग करता है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड को वाटर बियर या फिर मॉस पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पानी में रहने वाला भालू या फिर शैवालों में घूमने वाला सुअर का बच्चा, पिगलेट। छोटे छोटे बच्चों को पिगलेट बोलते हैं सुअर के। देखिए ये है क्या, एक प्रकार की नस्ल है जो कि 8 पैरों वाली होती है। माइक्रो एनिमल्स हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं, समंदर की गहराई से लेकर वोल्केनोज की ऊंचाई तक। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं। हमारे आस पड़ोस में नालियों में या फिर आसपास की नदियों तालाबों में भी ये मिलते हैं। जो टार्डिग्रेड्स होते हैं ये काफी रेजिलिएंट एनिमल हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। आउटर स्पेस में भी ये सर्वाइव कर गए हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 0.5 mm के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं और मोटे से होते हैं, प्लम्प होते हैं, फूले हुए होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 8 होते हैं, बाद में एक पंजा आपको छोटा सा मिलेगा। ठीक है, तो काफी मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दैट इज देयर स्पेसिफिकेशन। डाइट क्या है, ये मॉसेस या लाइकेंस में रहना पसंद करते हैं, कवक या शैवाल में। ये प्लांट सेल्स, एल्गी या स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स को खाते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं, मल्टी सेलुलर है, कई सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं ये, और काफी ड्यूरेबल है।
प्लेनेट हमारा जो अर्थ है, इसमें जो भी लाइफ पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल यही है, सबसे लंबे समय तक यही सर्वाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। जो अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड सिटीज डे के बारे में है। हाल ही में इसे सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के तौर पर डेजिग्नेट किया है। यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को ये एड्रेस किया जाता है कि अर्बनाइजेशन के क्या चैलेंजेस हैं, हमें उसे कैसे ओवरकम करना है। थीम तो थी वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़, थीम यूपीएससी नहीं पूछती। देखिए यहाँ पर कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि सिटीज़ से ही एसोसिएटेड हैं। अर्बन अक्टूबर, इसे यूएन हैबिटेट ने 2014 में लॉन्च किया था ताकि अर्बन चैलेंजेस को हम इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ले जा सकें और नया अर्बन एजेंडा तैयार कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 भी सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में है ताकि हम उसे इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट और सस्टेनेबल बना सकें। वर्ल्ड सिटीज़ डेज ग्लोबल ऑब्जर्वेंस, ये देखिए अभी वर्चुअली होस्ट किया गया कीनिया के द्वारा विद द थीम बेटर सिटी बेटर लाइफ। यहाँ पर फोकस था कि हम अपनी कम्युनिटीज़ को एम्पावर करेंगे, अवेयर करेंगे कि वो बेहतर सिटीज़ को बना सकें। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है 2016 में। 1978 में इसे स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के तहत। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स बताइए। अमोनिया, ये नेचुरली अकर करता है एनवायरमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट के ब्रेकडाउन के दौरान, ट्रू है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, आईएचएस मार्केट इसे कंपाइल करता है 40 जो वर्ल्ड वाइड इकॉनमीज हैं उनसे ज़्यादा में, सही है। गंगा टास्क फोर्स, इन्होंने अफॉरेस्टेशन ड्राइव को कंडक्ट किया एनसीसी की मदद से और एजुकेशनल टूर्स भी करवाए, करेक्ट है। टार्डिगर्ड्स केवल डीप ओशंस में पाए जाते हैं, ये गलत है बिकॉज ये हर जगह पाए जाते हैं हमारे आसपास। इन सेशंस की पीडीएफ के लिए आपको ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी आप इसे ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।